एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल रोशन शाह स्टडी पॉइंट। आज के इस नए लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमारा चैप्टर था क्लास 12 का फिजिकल एजुकेशन का, जो चैप्टर नंबर 4 था। उसके कुछ टॉपिक हो गए थे, तो कुछ टॉपिक जो है वो आई थिंक 2 टॉपिक बाकी थे। तो आज के इस लेक्चर में हम वही टॉपिक कवर करेंगे, क्योंकि वो 2 टॉपिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार वहाँ से क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं। इसी के लिए वो दोनों टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देखिए एंड बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप लोगों को अभी तक नोट्स नहीं मिले हैं इस चैप्टर के या सेकंड या थर्ड चैप्टर के, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके वहाँ से नोट्स ले सकते हैं एंड आप टेलीग्राम जो ग्रुप है हमारा वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप लोग रोशन शाह स्टडी पॉइंट को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे आपको बहुत सारे इसमें नोटिफिकेशन मिलेंगे और काफ़ी सारे आपको यहाँ से बहुत सारे सरप्राइजेस भी मिलने वाले हैं, जो समय आते ही आपको, क्योंकि दिवाली भी आ रही है तो आपको बता दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोग पहले से पहले उसको सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आप लोग उन सारी चीज़ों से उन सारी चीज़ों का लाभ उठा सकें। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इससे पहला जो मैंने लेक्चर लिया था फिज़िकल एजुकेशन पे, वो उसमें हमने 3 टॉपिक किए थे। सबसे पहले हमने बात की थी प्राचीन ओलंपिक, आधुनिक ओलंपिक, फिर हमने विशेष ओलंपिक की बात करी थी, उसके बाद हमने पैरा ओलंपिक और डेफ ओलंपिक्स इनकी बात करी थी। तो यानी कि ये तीनों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन पे ना अलग से क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं, टिप्पणी या शॉर्ट नोट्स वगैरह, तो वो काफ़ी ज़्यादा इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है और वो वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, स्किप मत करिए, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम है 18 को, इसीलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग 1-2 दिन पहले भी देख लेते हैं तो भी आपको सभी कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसमें बहुत साधारण और सरल भाषा का प्रयोग किया है, ताकि आप लोगों को वो इजीली समझ में आ सके। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा दिव्यांग बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों के लाभ। तो इससे पहले आप लोग सभी जानते हैं कि हमारा जो चैप्टर है वो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा और खेलकूद। तो इसमें हमने जितने भी इससे पहले जो हमने टॉपिक किए, जैसे विशेष ओलंपिक, डेफ ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक, या फिर जितने भी और जो कार्यक्रम है उनको डिस्कस किया है, वो सभी जो है वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए है। तो पूरा चैप्टर आपको चैप्टर नेम से ही क्लियर हो जा रहा है कि ये जो चैप्टर है इसमें हम बात करेंगे जो दिव्यांग बच्चे होते हैं। तो शुरुआत के हमने बहुत सारे कार्यक्रम डिस्कस कर लिए थे। इसके बाद जो आज हमारा टॉपिक है वो है दिव्यांग बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों के लाभ, यानी कि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनको क्यों शारीरिक गतिविधियां जो है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, उसके क्या क्या लाभ हैं। तो सबसे पहला है शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार। अब आप सभी जानते हैं कि शारीरिक जो गतिविधियां होती हैं वो केवल दिव्यांग बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि जो सामान्य बच्चे होते हैं, जो सामान्य लोग होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। तो जो सामान्य के लिए इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, तो अगर सामान्य पर्सन के लिए इतनी इम्पॉर्टेंट होती है, तो फिर जो दिव्यांग स्टूडेंट हैं, जो डिसेबल बच्चे हैं, उनके लिए तो और भी ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट होगी। इसी दृष्टि से सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंस है वो है शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार। शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने से शारीरिक स्वास्थ्य में और सुयोग्यता के स्तर में क्या होता है, सुधार होता है। इसके अलावा शारीरिक गतिविधियों के नियमित अभ्यास से उनके हाथों में, उनके आँख में जो हाथ, आँख, आप जानते हैं ना कि जितने भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनको सही प्रकार से काम करने के लिए हमें कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करते रहना चाहिए। कई बार क्या होता है ना, हम बहुत देर तक कोई काम नहीं करते, कोई एक्टिविटी नहीं करते, तो हम एक स्थान पे जब बैठे रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा जो हमारे ऑर्गन्स है ना वो भी धीरे धीरे उनका काम करना या उनकी जो गति होती है वो स्लो हो जाती है। इसीलिए जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उससे हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो अपने आप में क्या होता है, वो सुयोग्य रहते हैं
इसके अलावा बॉडी में लचीलापन आता है, फ्लैक्सिबिलिटी, और मांसपेशियों में क्या होता है, मांसपेशियों की जो शक्ति होती है उसमें वृद्धि होती है, सहन शक्ति में वृद्धि होती है, और यहाँ तक कि जो हमारी हृदय वाहिका होती है, जो हृदय वाहिका तंत्र होता है, उसमें भी सुधार होता है। आप सभी जानते हैं कि फिज़िकल जो एक्टिविटीज़ होती है उसकी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है एक ह्यूमन लाइफ में। तो ना केवल आप मेंटली स्ट्रांग होते हैं, मेंटली आप स्वस्थ होते हैं, बल्कि आप फिज़िकली भी उससे स्वस्थ होते हैं, क्योंकि जब आप कोई फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो आपकी बॉडी में जो फ्लेक्सिबिलिटी आती है। इसके अलावा जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो अपने कार्य को सुचारू रूप से करते हैं। तो जब आपके ऑर्गन्स जो हैं वो सही प्रकार से काम करेंगे, आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होगी, तो आप लोगों को जो बीमारियां हैं वो बहुत कम लगने की संभावना रहेगी। इसीलिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो है शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा मानसिक स्वास्थ्य। आप सभी जानते हैं कि फिज़िकल एक्टिविटी आजकल हम जब करते भी, आपने देखा होगा ना, थोड़ा सा अगर हट के बात करें हम, कि हम पूरे दिन का काम करते हैं, उसके बाद हम 1-2 घंटा अगर हम अपने फिज़िकल, मान लीजिए कुछ भी हो जाए, चाहे वो क्रिकेट हो जाए, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, या कोई भी स्पोर्ट क्यों ना हो गया हो, या कोई फिज़िकल एक्टिविटी जब हम करते हैं तो आपने देखा होगा हमें मेंटली भी बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। तो इससे क्या होता है, हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है वो भी कहीं ना कहीं उसमें भी सुधार होता है। तो जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो शारीरिक शिक्षा या खेलकूद होता है, उससे हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य होता है उस पर भी बहुत असर पड़ता है, और उसका जो उसमें बहुत हद तक सुधार होता है। तो खेल कूद की जो गतिविधियां होती हैं वो ऐसे बच्चों की मनोदशा, ऐसे बच्चों की समान मनोदशा रखती हैं जो दुश्चिंता, तनाव, अवसाद आदि से पीड़ित होते हैं। यानी कि आपने देखा होगा जब हमें कई बार बहुत टेंशन होता है, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं, अगर उस समय हम कोई फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो हम फिज़िकली तो बहुत अच्छे से कर लें, हमारी बॉडी भी है, इसके साथ साथ आप मेंटली भी बहुत ज़्यादा शांति का अनुभव करेंगे, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, और एक सामान्य बच्चे के लिए तो होगा ही, साथ ही साथ जो डिसेबल बच्चा है या फिर जो दिव्यांग है उसके लिए भी, क्योंकि कई बार क्या होता है वो लोग भी डिस्टर्ब होते हैं, मेंटली परेशान होते हैं। तो अगर उस समय वो लोग, या गवर्नमेंट द्वारा अगर कोई ऐसा कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिससे वो फिज़िकल एक्टिविटी कर पा रहे हैं, तो ये उनके मानसिक जो स्ट्रेस होता है, जो तनाव होता है, उससे भी मुक्ति दिलाने में उनको हेल्प करता है। इसके अलावा उनके लिए खेलकूद मन बहलाने का एक अच्छा साधन होता है, और इन सब का सकारात्मक प्रभाव जो होता है वो दिव्यांग बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। इस बात पे हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद है एकाग्रता में सुधार। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, आज के समय में अगर देखा जाए हमें कंसंट्रेट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो खेलकूद जो होता है, खेलकूद के माध्यम से आप एकाग्रता को भी सीख सकते हैं, क्योंकि चाहे वो स्टडी हो चाहे वो खेल कूद है, आप सभी जानते हैं कि जब भी कोई काम कर रहे होते हैं हम, तो हमें उसमें पूरी तरीके से अपना 100% फोकस उस पर लगाना पड़ता है। इससे क्या होता है, एकाग्रता का जो कॉन्सेप्ट होता है वो कहीं ना कहीं बिल्ड होता है। ठीक है, तो दिव्यांग बच्चे अपना ध्यान केंद्रित करने में समर्थ होते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा फिजिकल एक्टिविटीज़ में जब वो किसी जो दिव्यांग बच्चे होते हैं कोई फिजिकल एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो इससे उनका ध्यान केंद्रित होता है, वो उस एक्टिविटी में ही बहुत अच्छे से इन्वॉल्व हो जाते हैं। शारीरिक गतिविधियों का अभ्यास उन्हें उनका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है, जिससे वे धीरे धीरे एकाग्र करने में सहायक होते हैं। जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, जितने भी डिसेबल बच्चे होते हैं उनका जो ध्यान होता है वो अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, खींच लेता है, जिससे वो जो उनका मन होता है वो एकाग्र होना शुरू हो जाता है, जो आगे के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसके अलावा आत्मसम्मान में वृद्धि होती है। आप लोगों ने देखा होगा जब कोई भी, चाहे वो एक कॉमन स्टूडेंट हो, मतलब सामान्य बच्चा हो, या फिर वो थोड़ा असामान्य बच्चा हो, जब वो किसी स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करता है और जब वहाँ से उसको किसी प्रकार की कोई पद की या किसी पुरस्कार की प्राप्ति होती है, तो उसको कहीं ना कहीं एक आत्मविश्वास की उसमें वृद्धि होती है। तो नियमित रूप से जो शारीरिक क्रियाएं और जो गतिविधियां होती हैं उनको करने से दिव्यांग बच्चों के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है।
इसके अलावा संज्ञानात्मक विकास में भी ये सहायक होती हैं। नियमित शारीरिक जो क्रियाएं होती हैं वो दिव्यांग बच्चों के सामाजिक व्यवहार में सुधार लाने के बहुत अवसर प्रदान करती हैं, जिससे क्या होता है, उनको समाज में समाज की मुख्य धारा से जोड़कर देखा जाने लगता है। ठीक है, तो शारीरिक गतिविधियों में शामिल होने के दौरान सामाजिक संबंध विकसित होते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप समाज में क्या होता है, उनका सामाजिक जो व्यवहार होता है उसमें सुधार होता है। क्योंकि अगर वो किसी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किसी स्पोर्ट में, तो आपने देखा होगा जब वो अलग अलग बच्चों से मिलेंगे तो कहीं ना कहीं जब उनसे मिलेंगे तो उनके गुण जो है वो विकसित होंगे, उनका जो संज्ञानात्मक जो विकास है वो अत्यधिक होगा और वो अपने सामाजिक जो व्यवहार होता है उसमें सुधार करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा सामाजिक कौशलों का विकास, आप देख सकते हैं कि शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से क्या होता है, बच्चों में सामाजिक कौशलों का विकास होता है, जिससे उनका जो आत्मबल होता है और जो आत्मविश्वास होता है वो बढ़ता है। और शारीरिक गतिविधियां जो होती हैं वो दिव्यांग बच्चों को ये एहसास दिलाती है कि समाज में उनकी भी भूमिका है और वे समाज का ही एक अंग है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो सामाजिक कौशलों का विकास करते हैं, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनको समाज में शामिल करने तथा उनको समाज का मुख्य अंग बनाने की ओर ज़्यादा ध्यान देता है। इसके अलावा अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दिव्यांग बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों का निर्धारण करने के लिए रणनीतियाँ। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन जो है वो मैं अभी चेक कर रही थी तो रिपीट भी हुआ है 2-3 बार, लॉन्ग में भी और शॉर्ट टाइप में भी। तो आप लोग इस पर ध्यान केंद्रित करके इस विषय को समझिए, ताकि आप लोगों को जब इसको बाद में पढ़े तो आप लोगों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना आए। सबसे पहला है व्यक्तिगत रुचि तथा आवश्यकता के ऊपर विचार करना। अब क्या होता है ना कि जब दिव्यांग बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों का निर्धारण करते हैं ना, तो हमें कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़ को भी फॉलो करना होता है जो उनके लिए लाभदायक होती हैं। अब सबसे पहला है व्यक्तिगत रुचि और आवश्यकता पर विचार, यानी कि सबसे पहले जो भी प्रशिक्षक है, जो भी शिक्षक है, उनको इस चीज़ पर विचार कर लेना चाहिए कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनकी क्या रुचि है, उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, और जो भी वो जिस भी खेल में वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो उनके क्षमता के अनुसार होना चाहिए। ये जो गतिविधियां होती हैं वो दिव्यांग बच्चों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली होनी चाहिए। ठीक है, तो व्यक्तिगत रुचि और आवश्यकता के ऊपर विचार से तात्पर्य है कि जो शिक्षक या प्रशिक्षक होते हैं उनको, या जो भी कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं उनको इस बात का विचार करना चाहिए कि जो खेल जो वो ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं वो उनकी जो बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, वो उनकी व्यक्तिगत रुचि और आवश्यकता से संबंधित हो। इसके अलावा शिक्षकों का प्रशिक्षण, ये शिक्षकों का प्रशिक्षण मतलब उस कार्यक्रम में लिप्त शिक्षकों को आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण मिलना अति आवश्यक है। प्रशिक्षकों में दिव्यांग बच्चों की गतिविधियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार अनुकूलित करने की योग्यता भी होनी चाहिए। इसके अलावा दिशा निर्देश, कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा दिशा निर्देश रणनीति में संशोधन, यानी कि हमें ऐसे दिशा निर्देश, यानी कि जो भी प्रशिक्षक है, जो शिक्षण है, उनको इस प्रकार से दिशा निर्देश देना चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा सरल हो और स्पष्ट हो। और दिशा निर्देश या तो लिखित हो सकता है या मौखिक हो सकता है, या फिर चित्र के माध्यम से भी दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं, जिनसे दिव्यांग जो होते हैं, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, उनको खेल संबंधी गतिविधियों को समझने में आसानी होती है। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं या फिर जो स्पोर्ट्स कार्यक्रम होते हैं, जब वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं तो इन सारी चीज़ों की व्यवस्था की जाती है। उसके बाद है अगली जो स्ट्रेटजी है वो है खेल नियमों में संशोधन। इस कार्यक्रम के अंतर्गत खेल संबंधी जो नियम होते हैं वो सरल होने चाहिए। क्या होता है कि जब भी इस प्रकार के, और जब दिव्यांग छात्रों के लिए जब किसी प्रकार के स्पोर्ट्स कार्यक्रम का आयोजन किया जाना होता है तो उनके जो खेल संबंधी जो नियम होते हैं वो काफ़ी सरल होने चाहिए। खेल कौशल के स्तर अथवा प्रतिभागी की क्षमता के अनुसार खेल नियमों में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, कई बार क्या होता है, खेल कौशल के स्तर या फिर जो प्रतिभागी होते हैं उनकी क्षमता के अनुसार खेल नियमों में संशोधन किया जा सकता है। किसी तरह का सुधार दिखाई देने पर नियमों में धीरे धीरे
परिवर्तन करना चाहिए। उसके बाद खेल उपकरणों में संशोधन। आप सभी जानते हैं कि जो भी उपकरण यूज़ किए जाते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा ध्यानपूर्वक उपयोग करना होता है, ठीक है। तो दिव्यांग बच्चों की आवश्यकता के अनुसार खेल उपकरणों के रंग, माप, भार और आकार में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। क्या होता है, आपने देखा होगा ना, बहुत सारे जो चीज़, कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक सामान्य व्यक्ति तो उसको इजीली कैरी कर सकता है, उसको उपयोग कर सकता है, लेकिन जो दिव्यांग छात्र होते हैं, जो बच्चे होते हैं, कहीं ना कहीं उनको उस चीज़ में कठिनाई आती है। तो उस चीज़ को वो चेंज करके, जो भी इक्विपमेंट है, जो भी उपकरण है, उसका चेंज करके, चाहे वो रंग हो, चाहे उसका माप हो, चाहे वो भार हो या आकार हो, उसमें इजीली परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा, जो दृष्टिहीनता वाले बच्चे होते हैं उनके लिए रंग बिरंगी गेंदों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है वातावरण में परिवर्तन। दिव्यांग बच्चों की आवश्यकता के अनुसार वातावरण में संशोधन किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि बच्चों की खेल क्षमता कम हो, ठीक है, तो खेल क्षेत्र छोटा होना चाहिए। या कई बार क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनकी खेल क्षमता जो है वो कम है, तो जो खेल क्षेत्र है वो छोटा किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त खेल कूद के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने के लिए बेहतर रोशनी, संगीत आदि की सुविधाएं भी जो है उपलब्ध कराई जा सकती हैं। उसके बाद है मेडिकल स्टाफ की निगरानी। कई बार आपने देखा होगा, ये जो होता है मेडिकल स्टाफ, वो केवल नॉर्मल टूर्नामेंट के लिए नहीं, बल्कि किसी भी प्रकार के टूर्नामेंट जब ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत होने वाली सभी गतिविधियां जो होती हैं वो मेडिकल स्टाफ की निगरानी में की जानी चाहिए, ठीक है। यानी कि एक मेडिकल स्टाफ होना ही चाहिए और उसकी निगरानी में सारी गतिविधियां जो हैं वो होनी चाहिए। दिव्यांग बच्चों से संबंधित सुरक्षा साधन होते हैं वो उपलब्ध होने चाहिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनका उपयोग किया जा सके। और इन बच्चों का जो प्रशिक्षण है वो डॉक्टर की निगरानी में किया जाना चाहिए, जिससे जो प्रशिक्षक हैं, और ये प्रशिक्षक को भी चाहिए कि वह प्रशिक्षण की जो गति है वो धीरे धीरे से बढ़ाएं, ठीक है। गति जो है वो धीरे धीरे से बढ़ाएं, जिससे मांसपेशियों की जो शक्ति है, जो सहन शक्ति है, उसका विकास हो सके। और ऐसे बच्चों को फिजियोथेरेपी तथा व्यावसायिक चिकित्सा उपलब्ध कराना चाहिए, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है इन लोगों के लिए। तो क्या आपने देखा कि इतनी ये जो स्ट्रैटेजीज़ है, जैसे पहले तो व्यक्तिगत रुचि की पहचान कर लेनी चाहिए, फिर शिक्षकों को सही प्रकार से प्रशिक्षण देना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो शिक्षक होते हैं वो एक, चाहे वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, दोनों में ही बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो इसलिए शिक्षकों का सही प्रशिक्षण, दिशा निर्देश, रणनीति में संशोधन होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा खेल नियमों में संशोधन, खेल उपकरणों में संशोधन और वातावरण में परिवर्तन, तथा लास्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेडिकल स्टाफ की निगरानी में जितनी भी गतिविधियां होती है वो सभी मेडिकल स्टाफ की निगरानी में होनी चाहिए, कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए, अगर कुछ चोट वोट लग जाए, तो उनको इजीली वो ठीक किया जा सके, ठीक है। तो आप इनमें से किसी भी, मैंने यहाँ 7 उल्लेख किए हैं, आप किन्हीं 4-5 आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वहाँ इजीली लिख सकते हैं, क्योंकि इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया है। मैं जल्दी आपको मिलूंगी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एंड उसमें मैं आपको चैप्टर नंबर 4 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करूंगी उस वीडियो में। तो अभी के लिए सी यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।